दो लोग पैसा दे रहे हैं बिजनेस में। हालांकि आप अभी बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है कि किस तरह के बिजनेस होते हैं। तो यहां पर क्या होता है, सबसे पहले जो है वो सबसे छोटे स्केल का जो बिजनेस होता है उसमें एक अकेला मालिक होता है, जिसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब अकेला, एक प्रोप्राइटर मतलब मालिक, जिसका एक अकेला मालिक है। उसके बाद जो लेवल बढ़ता है उसमें पार्टनरशिप होती है। पार्टनर्स, कई और लोगों के साथ आप मिलकर बिजनेस करते हो तो पार्टनरशिप बिजनेस हो जाता है। फिर और थोड़ा बड़ा बिजनेस होता है तो कंपनीज के फॉर्म में बिजनेस होता है। तो ये आपका बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे। तो हालांकि हमारा जो 11th क्लास का सिलेबस है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारे सिलेबस में है, और पार्टनरशिप और कंपनीज या कॉर्पोरेट अकाउंट ये हमारा 12th में। पर थोड़ा सा जरा सी चीज है यहाँ पर, हम लोग इसको समझ के चलें। यहाँ पे ज्योति और सोनी दो लोग मिलकर बिजनेस शुरू कर, तो यहाँ पे ये पार्टनर्स हैं। दो लोग जब शुरू कर रहे हैं तो उसके अलावा पार्टनर हो गए। तो जब ज्योति ने बिजनेस को पैसा दिया तो हमारी ये एंट्री जो हुई है, क्योंकि ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पर क्या होनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब यहाँ पर क्या है कि एक समस्या ये आती है अपने आगे कि कैपिटल लिख देने में एक कंफ्यूजन ये डेवलप होगा कि भाई ये किसका कैपिटल है। यहाँ पे ज्योति भी है मालिक, सोनी भी है मालिक, तो किसकी कैपिटल की बात। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जो तरीका है वो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, नाम लिख लेंगे साथ के साथ। तो हमारी एंट्री जो होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू, अब नाम लिखेंगे ज्योतिष कैपिटल, और साथ के साथ सोनी ने भी दिया। तो चाहे तो आप अलग एंट्री पास कर लें, एक ही समय की एंट्री है तो आप लिख सकते हैं टू सोनीज कैपिटल। 20,000 दिए थे ज्योति ने, यहाँ 20,000 हो गया, यहाँ पे 40,000 हो गया, और टोटल हमारा कैश जो है वो 60,000। तो कैश टू ज्योतिष कैपिटल टू सोनीज कैपिटल। अब ये नाम क्यों लिखने पड़े, सिर्फ कैपिटल लिखने से काम क्यों नहीं चलेगा। पार्टनरशिप में तो भाई फिर कंफ्यूजन होगा कि ये ज्योति का पैसा लगा हुआ है कि सोनी का पैसा लगा हुआ है, इसलिए नाम लिखने पड़े। तो बताएं, बात समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। पलक जी कोई डाउट हो बोलिए, चल सकते हैं आगे। यस। अच्छा, अब देखिए अगले वाले का आंसर जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मुझे वंशिका आंसर देंगे। ये पहले हमारे उसमें आ चुका है। लोन टेकन फ्रॉम मोहन, मोहन से लोन लिया, लोन टेकन फ्रॉम मोहन, क्या एंट्री होगी? So cash account debit to loan from मोहन। और आपको एक और भी बात बताई थी इसमें, स्कूल में एग्जाम्स में ध्यान रखने के लिए बताई थी मैंने बात। एंट्री तो सही है आपकी? हाँ सर। बताइए इससे रिलेटेड। बैंक से भी हम लोग कभी कभार पैसे लेते हैं। नहीं, असल में क्या होता है कि जो लोन देने वाला है ना, वो हमेशा 99.9% केसेस में, हम आपस में रिश्तेदारी की बात छोड़ दें, दोस्तों की बात छोड़ दें, जो भी उधार देने वाला होगा वो कभी भी नकद में पेमेंट नहीं करता। वो नकद में पेमेंट नहीं उधार देगा था, वो क्या करेगा, चेक से पेमेंट देता है। वो चेक से पेमेंट देता है, उसके पीछे एक लॉजिक है
चेक से वो इसलिए देता है ताकि उसके पास कल को ये प्रूफ रह सके, अगर आप पेमेंट देने में मुकरते हैं या गड़बड़ करते हैं तो वो जाके क्या है ना, केस करते समय बता सकता है प्रूफ पे कि साहब मैंने ये वाले चेक के थ्रू पेमेंट करी थी, इनके पास इतना पैसा मेरा है, वो दिलवाइए। और अगर नकद में दिया तो कोई प्रूफ नहीं होगा। तो मैंने ये बताया था कि एंट्री आपकी सही है। आपने बताया जी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट। किसने दिया ये हमें? मोहन ने। तो कैश टू मोहन इज बेसिक एंट्री। हमें यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? साथ के साथ एक्सप्रेस करना होता है लोन के केस में, लोन फ्रॉम, किससे लोन? तो लोन फ्रॉम मोहन या मोहन्स लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर कुछ भी क्लियर नहीं किया है तो बैंक वर्ड भी लिख देना चाहिए, ये मानते हुए कि उसने चेक दिया है। अगर उसने चेक दिया होगा तो एंट्री होगी बैंक टू लोन फ्रॉम मोहन, और अगर उसने कैश दिया तो इट विल बी कैश। तो कैश टू लोन फ्रॉम मोहन इज करेक्ट, बट अगर और परफेक्ट करना है तो बैंक भी डाल दीजिए। और जितने अच्छे बच्चे होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, वो साथ के साथ क्या करते हैं, ये एंट्री पास करके नीचे लोन की एंट्री पास करी और नीचे क्लियर भी कर देते हैं, इफ द लोन इज गिवन थ्रू चेक देन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मोहन अकाउंट। तो बहुत मतलब ये उत्तम तरीके से आंसर देना हो जाता है। इससे आपने सारी बातें क्लियर कर, क्योंकि आप सारे अच्छे बच्चे हो तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको पहले आंसर देना है कैश टू लोन फ्रॉम मोहन लिखा, और नीचे फिर एक्सप्लेन करते हुए ये भी लिख दीजिए इफ द लोन इज गिवन थ्रू चेक देन द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम मोहन। बताइए बात समझ में आई पलक कि नहीं? यस सर। ईशान जी, ईशान जी बताइए। सर आ गई समझ में। चलिए आगे चले भाई। थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ट्रांजैक्शन पढ़ रहे हैं। रिसीव 40 पैसा इन द रुपी आउट ऑफ टोटल डेट ऑफ 2000 फ्रॉम विनय। एक विनय नामक व्यक्ति था, ठीक है, उससे हमने 2000 रुपीज लेने थे। 2000 रुपीज हमने लेने थे, और जो 2000 लेना था उससे 40 पैसा इन द रुपी मिल रहा है। रुपी में मतलब कितना? रुपी मतलब रुपया, रुपया यानी कि 100 पैसे। वो कह रहा है कि 100 रुपए में से 40 पैसे मिलेंगे। फिर आगे लिखा हुआ है बिकॉज ही हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट, वो दिवालिया घोषित कर दिया है। अब चूंकि दिवालिया हो गया है तो उससे पैसे पूरे नहीं मिल पाएंगे, केवल 40% मिलेगा। कह रहा है 1 रुपए की जगह, ₹1 की जगह आपको 40 पैसा मिलेगा। जहां 1 रुपया मिलना था वहां 40 पैसे मिलेंगे, बाकी सारा पैसा आपका गया डूब। अब इसके अंदर वर्ड आया जी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट को हम बैंकरप्ट भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही चीज है, इंसॉल्वेंट एंड बैंकरप्ट। देखिए इंसॉल्वेंट यानी कि बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया। अब दिवालिया कौन व्यक्ति होता है? दिवालिया ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी सारी प्रॉपर्टीज, घर बार के सारी प्रॉपर्टीज, बिजनेस की प्रॉपर्टीज, सब चीजों को, उसके जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है सबको बेच देंगे तब भी वो अपने लोन को पे नहीं कर पाएगा। अगर वो तब भी अपने लोन को पे नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वो आदमी दिवालिया। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास सारी प्रॉपर्टीज को बेच देने के बाद भी उधार चुकता करने की पोजीशन नहीं है, वो आपका जो व्यक्ति होता है उसको हम दिवालिया कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाता है तो वो लोगों के पैसे नहीं चुकता कर पा रहा होता है। जब वो लोगों के पैसे चुकता नहीं कर पा रहा होता है, लोग वसूली करने आते हैं, मारपीट होने लगती है, झगड़ा होने लगता है, तो ऐसे में क्या है कि उसको एक प्रोटेक्शन मिलता है गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट के पास अपना कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दे कि साहब ऐसा है कि मेरा हो गया व्यापार खत्म,
मेरा हो गया है नुकसान, मैं लोगों के पैसे चुकता नहीं कर पा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक कोर्ट के पास एप्लीकेशन लगती है, कोर्ट क्या करती है कि उसका सारी प्रॉपर्टीज को टेक ओवर कर लेती है, सिवाय 300 रुपए कीमत के कपड़े बर्तन छोड़ के बाकी सब टेक ओवर कर लिया जाता है, और सारी चीजों की जो पेमेंट होती है वो कोर्ट पे करता है, और उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है दिवालिया। तो दिवालिया होने के लिए क्या होता है, क्या कंडीशन है होती है कि उसके पास जो लायबिलिटीज है वो ज्यादा है और एसेट्स है नहीं। एसेट्स कम है, एसेट सब बेच दे तब भी वो लायबिलिटीज नहीं पे कर सकता। तो झगड़े से बचने के लिए वो कोर्ट में एप्लीकेशन देता है और कोर्ट उसको दिवालिया डिक्लेयर कर देता है और कोर्ट उसका पेमेंट करता है। अब यहाँ पर विनय के साथ भी ये, विनय से हमने लेने थे 2000 रुपए, वो दिवालिया हो गया, उससे कोई पैसा जितना था वो डूब गया सब। अब उसका जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन सारी प्रॉपर्टीज को कोर्ट टेक ओवर करता है और टेक ओवर करके वो जितने भी उसके लेनदार होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा पेमेंट करता है। तो अब जब लेनदारों का पेमेंट कर रहे थे तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला कि 40 पैसे मिलेंगे 1 रुपए की जगह, यानी कि जिसका 1 रुपया उसको 40 पैसे मिलेंगे, 1 रुपए की जगह 40 पैसे मिलेंगे, 40 पैसा इन द रूपी। रूपी में 100 पैसे होते हैं, यानी कि 40% पेमेंट मिलेगा, बाकी आपका डूब गया और आप जो है उससे वो पैसा ले भी नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि कोर्ट इन्वॉल्व है, कोर्ट ने उसकी प्रॉपर्टी बेची और उसमें से हिस्सा निकल के केवल इतना आया। तो विनय से आपने जो 2000 लेने थे उसका केवल पेमेंट कितना मिलेगा, 40%। 2000 का 40% निकाल लेते हैं। तो जब हम 2000 का 40% निकालेंगे या 40 पैसा इन द रूपी निकालेंगे तो ये आएगा भाई 800 रुपीज। इसका मतलब क्या है कि 2000 में से 800 रुपए आपको दिए जाएंगे और 1200 रुपए आपके डूब गए, 1200 आपका डूब गया। तो यहां पर क्या है कि जो अब थोड़ा थोड़ा जो लेवल अप हो रहा है ट्रांजैक्शंस में, इसमें क्या होता है कि कुछ हिडन इंफॉर्मेशंस भी होती हैं, कुछ छुपी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो यहाँ पर जो है विनय की जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ वो दिख तो एक रहा है ट्रांजैक्शन, पर इसके अंदर 2 ट्रांजैक्शन। पहला ये कि वो 40 पैसा पेमेंट करेंगे, उसकी तरफ से मिलेगा यानी कि 800 मिलेंगे, और दूसरा उसी से जनरेटेड एक हिडन ट्रांजैक्शन ये कि 1200 रुपीज आपके डूब गए। तो 2 एंट्रियां हैं। अब जो पैसा आपको मिलेगा वो होगा जी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट द गिवर विनय। उससे 800 रुपीज मिलेंगे और बाकी आपका पैसा डूब गया। डूब गया के लिए हम एक वर्ड यूज करते थे पहले भी ट्रांजैक्शंस में, पहले वाले क्लासेस में आ चुका है, और उसको हम कहते हैं बैड डेट। जो पैसा हमारा डूब जाता है उसको हम बैड डेट कहते हैं। हिंदी में इसको डूबत कहा जाता है। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट। अब ये होगा 1200 रुपीज का। बैड डेट क्यों डेबिट हुआ? बिकॉज बैड डेट इज ए लॉस फॉर बिजनेस। ये पैसा हमारा मर गया है। डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। बैड डेट इज ए लॉस, हेंस इट विल बी डेबिट। अब ये एंट्री जो बनी है ये 2 है, दिखने में एक एंट्री है पर इसकी एंट्री एक और निकल के आएगी। ये आपको अपने आप समझना है, और इससे एक बात आपको और भी समझ लेनी चाहिए कि ये 2 एंट्रियां तो बनती हैं, पर जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इन दोनों एंट्रीज को भी मर्ज करके एक साथ एंट्री पास करते हैं, क्योंकि ये सेम एक ही समय की एंट्री है। तो इन दोनों की जगह पर एंट्री हम ऐसे भी पास कर सकते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 800, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1200 टू विनय 2000। विनय से 2000 मिलना था, कैश 800 डेबिट हुआ, मिल गया, बैड डेट 1200 लॉस हो गया।
बताइए, बात समझ में है कि नहीं आई? Yes, sir. इंसॉल्वेंट का मतलब समझ में आ गया? इंसॉल्वेंट का सब्स्टिट्यूट वर्ड समझ में आ गया आपको? इंसॉल्वेंट का सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड क्या है? दैट इज बैंक करप्ट। बैंक करप्ट, दिवालिया। इस एंट्री को दोबारा बताने की जरूरत है क्या? सर एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। एक बार फिर से बता दूं शुरू से? यस। चलिए शुरू नहीं से। सर, बस वो मर्ज करके एक बार बता दीजिए। मर्ज करके फिर से बता दूं? मर्ज करके फिर से बता देते हैं। देखो भाई, ये अलग अलग एंट्री समझ में आई थी कि नहीं आई? यस सर। देखो भाई, यहाँ पर ना टोटल जो है आपने 2000 लेना था। उस 2000 में से 800 मिला और 1200 नहीं मिला है, तो एक पार्ट 800 हो गया, एक पार्ट 1200 हो गया। तो जो पैसे मिले हैं वो तो एंट्री हो गई जी कैश टू विनय, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, क्रेडिट द गिवर विनय, कैश अकाउंट डेबिट टू विनय 800 हो गया, और जो 1200 डूब गया उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू विनय। तो अब इन दोनों एंट्री को मर्ज जब करना है तो देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्रेडिट में टू विनय है, तो दोनों विनय को सम अप कर दिया हमने। तो अब हम कैश वाला तो मर्ज नहीं कर सकते थे किसी के साथ, इसलिए हमने कैश अकाउंट डेबिट 800 रुपीज अलग लिखा। फिर इसमें डेबिट क्या था? बैड डेट, तो हमने फिर इसको भी अलग लिखा, बैड डेट अकाउंट डेबिट 1200। क्रेडिट में देखिए 2 विनय है, ये भी 2 विनय है, तो 2 विनय दोनों विनय को जोड़ लिया और इकट्ठे लिख दिया जी 2 विनय 2000 रुपीज। ये इसकी जगह एंट्री हो जाएगी। फोर्थ पढ़िए, a sum of 600 earlier written as bad now realized. A sum of 600 earlier written as bad now realized. क्या मतलब हुआ? सर मतलब बैड डेट्स रिकवर हो रहे हैं। यस। आगे बात समझ में? तो क्या हुआ, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे आत्माराम से हमने पैसे लेने थे, पता चला जी उसकी याददाश्त चली गई। अब उसका इलाज करा के थोड़ी ना पैसे लेने चले जाएंगे। पैसे मांगने जाते हैं, बोलता है कौन सा पैसा, कैसा पैसा, कहाँ का पैसा? भैया पैसा हमने क्या बोला यार, ये पैसा गया, डूब गया, हटाओ, बैड डेट कर दो। तो उसका नाम काट के हमने उसको बैड डेट लिख दिया। अब उसका कोई अकाउंट नहीं है, अकाउंट कट चुका है, खत्म हो गया, हमने बोला बैड डेट, पैसे डूब गया, खत्म, याददाश्त चली गई उसकी। अब थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, उसकी याददाश्त आ गई। अब याददाश्त आ गई, वो पैसे देने आ गया, कहता लो साहब अपना पैसा ले लो, आपका पैसा देना था। तो ये जो डूबी हुई रकम थी, जिसको हम खत्म कर चुके थे, जिसको हम काटा मार चुके थे, जिसको क्रॉस कर चुके थे, वो वापस आ गया। ये अब यहाँ पर हुआ, कह रहा a sum of 600 earlier written off as bad now realized, जो पैसा डूब गया था वो आज हमें मिल गया। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास कैश आ रहा है। अब भाई जब कैश आ रहा है अपने पास, तो अपनी क्या एंट्री होगी? डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो है अच्छे बच्चे सारे जो है ना वो गलत करते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है, उस आदमी का नाम दिया रहता है। अब जैसे ये हुआ कि मान लो विनय जो दिवालिया हो गया, तो वो बाद में करोड़पति बन गया, वो पैसे लौटाने आ गया, विनय दे रहा है, तो वहां पे आगे नाम भी बताते हैं। तो बच्चे लिख देते हैं जी कैश अकाउंट डेबिट टू विनय अकाउंट, या उस आदमी का नाम लिख देते हैं। नाम नहीं लिखना है। नाम क्यों नहीं लिखना है? आत्माराम का भी नहीं लिखना है, विनय का भी नहीं लिखना है। जब बैड डेट होके खत्म हो गए तो किसी का नाम है ही नहीं, तो इसलिए उस आदमी का नाम तो किसी कंडीशन में लिख ही नहीं सकते। यहाँ पे
सेपरेट डेटर भी नहीं लिखेंगे, एक सेपरेट न्यू अकाउंट को ओपन किया जाता है, स्पेशल अकाउंट खोला जाता है, और वो होता है जी बैड डेट रिकवरी अकाउंट। हर केस में इसकी यही एंट्री होगी। और सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या करते हैं बच्चे कि वो बताएगा कि जो है आत्माराम जिसका पैसा डूब गया था उसने हमें वापस कर दिया, तो बच्चे लिख देते हैं कैश टू आत्माराम। आत्माराम तो लिख ही नहीं सकते, विनय तो लिख ही नहीं सकते, उस आदमी का नाम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि उस आदमी का अकाउंट हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, राइट ऑफ कर दिया है, हमारे पास कोई अकाउंट ही नहीं है, उस अकाउंट में हम पैसे रिसीव ही नहीं कर सकते। तो हमेशा इसमें क्या होगा, स्पेशली उस आदमी का एक नया नाम का अकाउंट खोला जाएगा और वो होगा बैड डेट रिकवरी। सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। बताइए कोई डाउट? ये रिकवरी अकाउंट ओपन करना होता है, ये बात ध्यान देनी है। इसमें सिंपल सी बात यही इनको समझनी है कि इन केस अगर यहाँ पर किसी का नाम भी लिखा होता साथ में, सपोज लिखा होता बैड डेट नाउ रिकवर्ड, जैसे लिखा रिकवर्ड रुपीज सम ऑफ रुपीज 600 अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड नाउ रियलाइज्ड, इसके बदले अगर लिखा होता बैड डेट्स फ्रॉम मोहन, बैड डेट्स फ्रॉम सोहन, बैड डेट्स फ्रॉम रमेश, तो ये बात हमेशा समझिए कि बैड डेट की रिकवरी जब हो रही है, वो पैसा जिसे आप डूबा हुआ मान चुके थे और वो अगर रिकवर हो रहे हैं, तो आपको कभी भी किसी पर्सन का नाम तो वहां इन्वॉल्व करना ही नहीं है। पर्सन का नाम इन्वॉल्व है नहीं कि आप उस पर्सन को तो ऑलरेडी अपने अकाउंट से क्या कर चुके हैं, अपने अकाउंटिंग वर्क से हटा चुके हैं पहले ही। अब जो पैसा आपको मिल रहा है वो एक फायदा है, वो एक गेन है, और उस गेन का नाम है बैड डेट रिकवरी। तो गेन हमेशा क्रेडिट होते हैं, तो गेन वहां पर क्रेडिट होगा बैड डेट रिकवरी के नाम से। वहां पर किसी पर्सन का नाम आप यूज करेंगे ही नहीं। क्वेश्चन में लिखा है तो भी, और नहीं लिखा है तब तो यूज कर भी नहीं सकते। पढ़िएगा जरा प्लीज। Received 60 paisa in a rupee from a debtor of rupees 1000. ठीक है, अभी हमने ऐसा ट्रांजैक्शन किया था। Yes. बताएंगे क्या इसका आंसर होगा? देखिए एक डेटर था, उससे हमने 1000 रुपीज लेने थे, उससे कह रहे हैं कि 60 पैसा इन द रुपी मिल रहा है। ठीक, हाँ जी हर्षित पूछिए क्या कह रहे हैं? नहीं सर, आंसर बता The bad debt account debit to debtor account. अमाउंट भी बोलना है। The bad debt account debit 600 to नहीं, debtor account. 60% तो मिल रहा है। Yes. So 400. हाँ, The bad debt account 400. To 600 debtor मिल account रहा है और 400 नहीं 1000. मिल रहा है। Yes. ठीक है, देखिए कैश, And so then cash account debit 600 to debtor account 1000. So then we will combine it together. कंबाइन में बैड डेट भी साथ के साथ लिख देंगे हम। Yes. बैड sir. डेट And अकाउंट cash. डेबिट 400 to Cash account debit. credit the giver is debtor to debtor 1000। ये बात समझ में आई आपके? Yes, sir. ठीक है वंशिका जी, ये आंसर सही है हमारा? Yes, sir. देखिए अगर हम सीए का एग्जाम दे रहे होते तो ये हमारा गलत होता आंसर। क्यों गलत होता? आइए हमने जो आज पहला क्वेश्चन पढ़ा था उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे लिखा है रिसीव्ड 40 पैसा इन द रुपी आउट ऑफ टोटल डेट ऑफ 2000 फ्रॉम विनय बिकॉज he has been declared as insolvent।
देखिए इसमें और इसमें फर्क ये है, देखिए यही जर्नल, यही जो आप पढ़ेंगे, यही चीजें का इम्प्रूव्ड वर्क पार्ट जो होगा उसमें प्रोफेशनल टच के साथ जो प्रोफेशनल बॉडीज के एग्जाम होते हैं, सीए का हो गया, सीएफए का हो गया, इस सब एग्जाम्स में इन्हीं के यही क्वेश्चंस यही होंगे, बट थोड़ा सा उसके अंदर कुछ चीजें छुपी होंगी। देखिए यहाँ पे ये कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि वो 40% पेमेंट नहीं देगा। वहां पर तो हमको क्लियर किया गया था कि वो दिवालिया हो गया है, अब पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये बात कैसे पता चली कि जो है अब वो बाकी पैसे नहीं देगा? नहीं लिखा हुआ। आज सिर्फ इतनी बात बोली है कि 60 पैसा इन द रूपी मिला है डेटर से, ये भी नहीं बोला कि फाइनल क्लियरेंस हो गया, फाइनल कंप्लीशन हो गया। तो अगर हम सीए का एग्जाम दे रहे होते तो ये हमारा आंसर गलत है। वहां पे सिंपल एंट्री थी कैश टू डेटर 600 और बैड डेट अभी नहीं हुए। बैड डेट का कोई हिंट ही नहीं है कि वो पैसे नहीं देगा, वो सीधा सीधा लिखेगा कि आज 600 दिए, इसका मतलब 405 में देगा। तो अगर हम वैसे प्रोफेशनल एग्जाम की बात करें तो आंसर हमारा होगा जी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 600 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे ये बात नहीं क्लियर करी गई कि वो पैसा हमारा डूब गया है, वो पैसा नहीं मिलेगा, वो दिवालिया हो गया है, वो पैसा फाइनल हो गया है, ऐसा कुछ बात नहीं। इस तरह की लैंग्वेजेस पे ऊपर ध्यान देना होगा जब हम प्रोफेशनल एग्जाम्स में आएंगे। हम साथ के साथ प्रोफेशनल एग्जाम से क्वेश्चन भी करेंगे, मैं आपको बीच में देते रहूंगा। मेरे पास पढ़ने से आपको एक एडवांटेज ये होगा, आप थोड़े दिनों बाद देखेगा, आप अपने क्लासेस ज्वाइन करेंगे, आप क्लास में बाकियों से ज्यादा जानते होंगे, ये मेरे आपको गारंटी है। आगे चलता हूँ। ये समझ में आया कि यहाँ पर ये क्यों गलत हुआ? आपने अभी किया था सेम, वैसे करके वैसे कर दिया। गॉट माई पॉइंट? यस। तो लैंग्वेजेस पे बहुत ध्यान देना होगा। हम लोग आगे चलते। अब हम एक और बात करते हैं, छोटी सी, पहले पढ़ा हुआ है उसको रिकॉल करेंगे, ठीक है? ये 18th ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और शुभी पढ़ेंगे 18th। शुभी पढ़िए। Yes, sir. Paid to Sita 965 in full payment of her dues of rupees 1000. सीता को 965 रुपीज दिए, ठीक? ये बात तो ठीक है, 965 दिए। और एक बात और आगे लिखी हुई है कि देना था 1000। देखिए यहाँ पर बहुत सिंसियरली बात समझनी है कि 1000 देना था, 965 दिए, तो 35 रुपए 35 का क्या हुआ? अगर कुछ नहीं बताया तो उसके अलावा 35 रुपीज बचे हुए आप बाद में दोगे। पर यहाँ पे एक बात और कही गई है, इन फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज, यानी कि जितना पैसा बाकी था वो सारा खत्म। तो इसके अंदर अपने आप एक छुपा हुआ एलिमेंट निकल के आ रहा है, वो है डिस्काउंट, यानी कि 35 रुपीज डिस्काउंट का हो गया। क्या कह रहे हो पलक? डिस्काउंट यही बोल रहे थे कि सर डिस्काउंट मिला उसको। हाँ, अच्छा, ये कब डिस्काउंट नहीं होता? ये बताइए, कब डिस्काउंट नहीं होता? ड्यू ना लिखा होता सर, अगर फुल पेमेंट ना लिखा होता, फुल पेमेंट ऑफ हर ड्यूज नहीं लिखा होता, फाइनल सेटलमेंट ऐसा वर्ड लिखा होता है। जब भी फुल पेमेंट ऑफ ड्यूज, फाइनल सेटलमेंट है, इस तरह के वर्ड है, तो इसका मतलब बचा हुआ पैसा जो है वो डिस्काउंट का है, और डिस्काउंट की भी आपने अपने आप बिना कहे हुए एंट्री पास करनी होती है। ठीक है? और आपसे मैं मजाक में भी बता चुका हूँ एक शॉर्टकट, कि डिस्काउंट जो होती है वो कैश की पूंछ होती है। जहां जहां कैश वहां वहां डिस्काउंट। अगर कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, अगर कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो इसकी क्या एंट्री फिर पास करी जाए? पलक आप ही दो भाई आंसर। हाँ जी हर्षित, बताइए क्या कह रहे हैं आप?
The Sita account reacts to cash account to discount received. गुड, इनका सही आंसर है सीता को पेमेंट करनी थी तो एंट्री थी भाई डेबिट द रिसीवर सीता, सीता डेबिट हो जाएंगी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश। अब कैश कितना दे रहे हैं हम यहाँ पर 965, देना कितना था 1000, खत्म कर दिया 1000, दिया 965, तो 35 रुपीज जो है वो डिस्काउंट हो गई। ये डिस्काउंट अपने को मिली है तो इसलिए हम लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अगर हम रूल लगा के समझें तो भी डिस्काउंट क्रेडिट होगी। क्यों क्रेडिट होगी? क्योंकि डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट में आती है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है भाई डेबिट ऑल लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम। अब 35 रुपीज की डिस्काउंट हम पा गए तो फायदा हो गया तो क्रेडिट होगा। तो थंब रूल से तो वैसे ये कैश थंब रूल लगाते हैं, अंगूठा छाप तरीके से चले तो भाई कैश की पूंछ है उसके बगल में डिस्काउंट आ जाएगा, पर रूल एक्चुअल रूल तो पता होने चाहिए। एक्चुअल रूल क्या कहता है? ये नॉमिनल अकाउंट है इसलिए क्रेडिट होगा। बताएं बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चल सकते हम आगे? ट्रांजैक्शन नंबर 12 का आंसर दीजिए शुभी, क्या होगा? 12 शुभी पढ़िए। Yes, sir. Amount due from Arjun rupees 525 became bad debt. अर्जुन से 525 लेना था, वो बैड डेट हो गया। Yes, sir. बताइए क्या एंट्री होगी? Sir, आप में से कोई और आंसर देगा? So may I? यस प्लीज। So bad debt account to Arjun ठीक, bad debt account debit to Arjun. बिल्कुल सिंपल और सही आंसर है। बैड डेट यहाँ पर शुभी देखो डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? बैड डेट हमारा नुकसान है। जब भी कोई नुकसान होगा एक नया अकाउंट खोलना पड़ता है, आपको पता है। जैसे आग से नुकसान हो गया था तो हमने लॉस बाय फायर अकाउंट खोला, सामान चोरी चला गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट खोला, पैसा डूब गया तो बैड डेट अकाउंट खोलते हैं। तो लॉसेस डेबिट होते हैं, उस लॉस का एक नाम लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो बैड डेट लिखेंगे हम। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट था। अब बैड डेट कोई आदमी कर रहा होगा, उसका नाम लिखेंगे। कौन आदमी यहाँ पे बैड डेट कर रहा है? कौन का किसका आदमी का अकाउंट खाता बैड डेट में डाल देना है? तो यहाँ पे बोला है जी अर्जुन नहीं दे रहे हैं तो बैड डेट। अर्जुन। अगर नाम नहीं पता होता तो फिर क्या लिखते हैं? कोई कस्टमर होता उधार ले जाने वाला, उधार ले जाने वाले कस्टमर को क्या बोलते हैं? Debtor. तो यहाँ डेटर आ जाए। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 21 पे। कोशिश करनी है, देखिए इसमें सब हर एक ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ छोटा मोटे पॉइंट छुपे हुए हैं। कोशिश करिए, आंसर दीजिए। वंशिका जी आप आंसर दीजिए। बैंक चार्ज 50 फॉर इंसिडेंटल चार्जेस या बैंक चार्जेस। बैंक ना बहुत सारे हमारे काम करता है, वो चेक्स के ट्रांसफर करता है, पेमेंट्स पहुंचाता है, क्रेडिट लिमिट्स इश्यू करता है, बहुत सारे काम करता है। अभी आप बिजनेस स्टडीज या उसमें कॉमर्स में पढ़ेंगे तो इन सारे कामों के बदले में ना हर काम के बदले में वो चार्जेस लेता है। तो बैंक ने 50 रुपीज के चार्जेस लिए, इंसिडेंटल चार्जेस लिए
ऐसे तमाम तरह के चार्जेस होते हैं, कभी कभी चेक बाउंसिंग चार्जेस के भी होते हैं, तमाम तरह के चार्जेस हैं, मिनिमम अकाउंट बैलेंस चार्जेस होते हैं। तो चार्जेस मतलब कोई आपसे पैसे ले रहा है। So incidental charges account debit to bank account. अलग बताइए, एंट्री सही है कि गलत? ईशान जी आप भी बताइए। सही है सर, अगर चेक से होगा सर सही है वैसे। अच्छा, चेक से क्या आप बोल रहे थे, कैसे? नहीं सर, चेक से पेमेंट होगा बैंक में तो कहना है कि अगर पेमेंट किया गया होगा तो बैंक आना चाहिए, अदरवाइज क्या एंट्री होनी चाहिए बेटा आप बताएं। देखो बेटा, चेक से नहीं होगा, हमेशा बैंक ही आएगा ऑलवेज। रीजन क्या है ना कि बैंक के पास तुम्हारे पैसे पड़े हैं, जब भी उसको पैसे लेने होते हैं मेरे बैंक से वो माइनस कर देता है। तो हमेशा गिवर इज ऑलवेज गिवर इज बैंक, कोई चेक वैक का काम ही नहीं है। उसके पास पैसे रखे हैं, जैसे कोई पैसे लेने होते हैं फटाक से उड़ा देता, वहीं पे बैठे माइनस कर देता हमारे पास। तो यहाँ पर तो हमेशा बैंक ही होगा। एंट्री बिल्कुल सही है, इंसिडेंटल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। असल में क्या होता है कि बहुत सारे चार्जेस, तरह तरह के चार्जेस लेता है बैंक, मिनिमम अकाउंट बैलेंस, फिर और क्या है बाउंसिंग चार्जेस, तमाम तरह के चार्जेस हैं। तो इतने सारे हम अकाउंट ना खोल के ना, बैंक जब भी चार्जेस ले रहा होता है तो हम लोग उसको बैंक चार्जेस ही लिख देते हैं। तो इंसिडेंटल चार्जेस इज ओके, बट राइट टर्म इज बैंक चार्जेस अकाउंट। तो हम अगर एग्जाम में चले, अब टीचर का भी देखना होता है, टीचर कैसे बैठे हुए हैं, वो कैसे चेक कर रहे हैं। तो जितने अच्छे बच्चे होते हैं वो क्या लिखते हैं, इंसिडेंटल चार्जेस, ब्रैकेट में लिख देते हैं बैंक चार्जेस, और जो भी आपको सही लगे वो आप चेक कर दीजिए। हमें दोनों बातें पता है, ये टीचर को बताते हैं कि मुझे पूरी बात पता है। एंड क्रेडिट द गिवर इज ऑलवेज बैंक, टू बैंक वो लिखेंगे हम। क्यों टू बैंक लिखेंगे? क्योंकि बैंक से ही हमेशा पैसे जाने हैं। बैंक ने क्या करना है, जैसे ही आपसे चार्जेस लेने हैं वो हमारे अकाउंट से माइनस करेगा। और मॉडर्न अप्रोच आपने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी क्या है, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, कम करने के लिए क्रेडिट करना है तो बैंक माइनस हो जाएगा। ठीक, सही बताया था आपने, आंसर बिल्कुल सही था। आते हैं हम ट्रांजेक्शन नंबर 22 पे। ईशान बताओगे 22 का? कोशिश करो भाई। हर्षित आप बताओ। चैरिटी अकाउंट DR टू परचेजेस अकाउंट। बाकियों का क्या कहना है? शुभी ये सही है कि गलत है? हर्षित जी बता रहे हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। थोड़ा सा हर्षित ये एक्सप्लेन करो कि आपने एंट्री बनाई कैसे? सर हम चैरिटी को दे रहे हैं और गुड्स हमारे परचेजेस होते हैं तो वो कम हो रहे हैं, तो चैरिटी विल बी ऑन द डेबिट साइड एंड हमारे गुड्स कम हुए तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। चैरिटी क्यों डेबिट किया? सर चैरिटी को तो रिसीव हो रहा है ना। चैरिटी एक एक्सपेंस है बेटा, चैरिटी खर्चा है बेटा, नॉमिनल अकाउंट, इसका लॉजिक ये होना चाहिए। चैरिटी कोई आदमी नहीं है। चैरिटी का मतलब आपने दान पुण्य में दिए, तो दान पुण्य करना आपके लिए एक्सपेंस हो गया, ठीक है ना। अब जो कि एक्सपेंस हो गया, इसलिए आपने, देखिए क्या हुआ, अगर हम ट्रांजैक्शन को बाइफरकेट करके चले तो गुड्स थे, गुड्स चले गए, कहाँ चले गए? दान पुण्य में चले गए, चैरिटी कर दिया आपने, तो गुड्स हो गए। गुड्स तो कौन से गए? जो परचेज वाले, ये तो आपने सही बताया। पर चैरिटी का लॉजिक आपके पास सही नहीं रहा। चैरिटी सही है, बट लॉजिकली सही चीज अंदर से हमें पता होनी चाहिए कि चैरिटी इज एन एक्सपेंस, ये खर्चा है हमारे लिए। अगर हम मॉडर्न अप्रोच से करें तो एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट होगा, और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करें तो ये नॉमिनल अकाउंट में होगा, और नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है ये डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इसलिए ये डेबिट होगा। आंसर आपका सही था बिल्कुल, ठीक है। हमें लॉजिकली सारी बातों को अंदर से ये भी पता होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सिर्फ आंसर देने से काम नहीं चलेगा, आपका बेसिक बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए।
हाँ सर, यहाँ एक क्वेश्चन है मेरा, अगर चैरिटी कैश में की गई हो, चैरिटी में तो कैश भी दिया जा सकता है ना भाई, तो एंट्री क्या हो? वंशिका दे देंगे आंसर आपको तुरंत। ये तो ईशान भी दे तो शायद वही होती जो ईशान भी दे देंगे। चैरिटी तो कैश, चैरिटी टू कैश होगी फिर, तो इसीलिए अगर कैश में दे रहे हैं तो चैरिटी टू कैश, क्योंकि चैरिटी एक एक्सपेंस है और कैश में दे रहे हो आप, क्योंकि गुड्स दे रहे हो आप, तो चैरिटी टू चेंज। कोई भी चीज अगर आप और दे रहे होते तो वो चीज क्रेडिट हो जाती। चैरिटी विल ऑलवेज बी डेबिटेड बिकॉज चैरिटी इज ऑलवेज एन एक्सपेंस फॉर अस। जो भी चैरिटी करता है उसके लिए चैरिटी हमेशा एक एक्सपेंस, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एक और ट्रांजेक्शन पे आते हैं। मैं इसमें से वो जी बोलिए। सॉरी टू इंटरप्ट सर, अगर चैरिटी चेक के थ्रू होती तो फिर मतलब चैरिटी टू चेक, मतलब बैंक से पेमेंट जाता, चैरिटी टू बैंक अकाउंट हो जाता। चैरिटी तो एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट हो जाएगा। बैंक से क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि बैंक से पेमेंट जाता, बैंक पर्सनल अकाउंट में होता, बैंक उसमें गिवर होता। Then the rule applicable is debit the receiver, credit the giver. Since bank is the giver, bank will be credited. बात समझ में आ गई? यस सर। अब हम आते हैं 35th ट्रांजैक्शन। कुछ ऐसे बातें जो हमें नहीं पहले से पता है उस पर ध्यान देना है हमने। तो पढ़ते हैं ट्रांजैक्शन। हर्षित 35 देखिएगा। चार्ज डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum for 2 months on a machine costing rupees 30,000, and the new term is depreciation. Now question is what is depreciation? कोई बताएगा आप में से depreciation का मतलब पता है किसी को? जिसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पलक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, बताइए कोई एग्जांपल। सर लाइक वी परचेज अ कार, देन उसकी वैल्यू हर ईयर डिप्रिशिएट होती जाती है, कम होती है। यस ठीक है, बिल्कुल सही है। डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट due to continuous usage, wear and tear, fluctuation of time and obsolescence. इसी को हिंदी में परिवर्तित करके बोलता हूं मैं कि डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी एसेट की वैल्यू में गिरावट आ जाना, कमी आ जाना, इस्तेमाल करते रहने की वजह से, पुराने हो जाने की वजह से, प्रचलन में बाहर जाने की वजह से, यह समय व्यतीत हो जाने की वजह से। अब आपका एग्जाम्पल बिल्कुल सही था। कार आपने ली, 10 लाख की कार ली, 1 साल बाद वो कार रह गई 8 लाख रुपए की। हम कह सकते हैं भाई उस कार की कीमत जो है 2 लाख रुपए डेप्रिशिएट हो गई। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? किसी एसेट की जो कीमत है उसमें गिरावट आ जाना। गिरावट के कई कारण हो सकते हैं, उसकी वैल्यू कम हो जाना। कम होने के कई कारण है भाई, आपने यूज कर करके पुरानी कर दी, या नया मॉडल आ गया, या फिर टाइम से भी निकलते निकलते चीजें कम होती रहती हैं। तो कई कारण से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, पुराने हो जाने की वजह से कम हो जाती है। तो ये जो वैल्यूज कम हो जा रही, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है हमेशा। क्यों एक्सपेंस है? क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं, यूज करते करते हमने उसकी वैल्यू को कम कर दिया। भाई आप कार साल भर चलाते रहे, साल भर में आपने कार चला चला के उसके पहिए घिस दिए, उसके जो है ऊपर से पेंट जो है वो कम हो गई, शाइनिंग कम हो गया, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी यूज करते करते। आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। अब वो सेकंड हैंड हो गई, सेकंड हैंड चीज की वैल्यू अपने आप ही कम हो जाती है। तो भाई डेप्रिसिएशन जो है वो हमेशा डेबिट करना होगा।
डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट करना होगा? मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट लिखे जाते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच को अगर हम यूज करें तो डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट और लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इसलिए डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट करना है। अब डेप्रिसिएशन जो है ना वो किसी एसेट पे होगा भाई, कोई भी एसेट हो, अब वो मशीन भी हो सकती है, वो कार भी हो सकती है, वो फर्नीचर भी हो सकता है भाई। कोई ना कोई जिस डेप्रिसिएशन वाला किसी की वैल्यू के लिए उसमें नुकसान हुआ खर्च, तो वो कोई संपत्ति होगी ना, कोई प्रॉपर्टी होगी। तो जो भी एसेट का नाम है, यानी कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? अगर मशीन का डेप्शन लगाना है तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीन, फर्नीचर के ऊपर डेप्शन लगाना है तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कार के ऊपर डेप्शन लगाना है तो डेप्शन अकाउंट डेबिट टू कार। एंट्री बात अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे चलूं। एंट्री में कुछ ऐसी बात जो ना समझ में आई हो पूछिए प्लीज। एंट्री की कौन सी बात नहीं समझ में आई? अब यहाँ पर इनको ये ध्यान रखनी है। जी बताइए। एक बात ये सब स्टूडेंट्स को ध्यान रखनी है कि डेप्रिसिएशन कभी कैश में पे नहीं होता। इट इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, इसलिए डेप्रिसिएशन टू कैश एंट्री कभी नहीं हो सकती। ये कभी नहीं हो सकती, अक्सर बच्चे कैश में लिख देते हैं। ये बात समझिए, एक्सपेंस है, नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में ये बात चलती रहती है, एक्सपेंस है तो कैश अकाउंट होगा, तो कैश अकाउंट यहाँ यूज कभी नहीं होगा, क्रेडिट पे कभी नहीं आएगा। डेप्रिसिएशन तो हमेशा डेबिट होगा, क्रेडिट में हमेशा वो एसेट होगी जिस एसेट की वैल्यू कम हो रही है। अगर कोई नाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ लिखा हुआ डेप्रिसिएशन चार्ज ₹5,600, तो आप यही एंट्री कर दोगे, डेप्रिसिएशन टू एसेट। अगर कोई नाम दिया हुआ है एसेट का, जैसे इस क्वेश्चन में नाम दिया हुआ है, तो वो नाम आप वहां पर यूज करोगे उसके बाद। सर प्लीज आगे। ठीक है जी, आगे चले हम। अब देखो, ये जो डेप्रिसिएशन लगाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो कह रहे हैं कि 30,000 रुपीज कॉस्ट है मशीन की, तो सारी नहीं डेप्रिशिएट हो गई। क्वेश्चन में दिया 10% डेप्रिशिएट हुई, तो 30,000 का हम 10% निकालेंगे। अब 10% के साथ में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है PA। PA का मतलब होता है पर एनम। पर एनम मतलब होता है ईयरली, यानी कि सालाना। इसका मतलब क्या है कि जो मशीन है एक साल में 10% कम होती है। तो यहाँ पर तो मशीन को यूज कितना किया आगे बताया जी, 2 मंथ यूज किया है। तो इसका अलावा आगे हमें इसमें 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन निकालना होगा। तो साल में 12 महीने होते हैं, 12 में से 2 मंथ्स का डेप्रिसिएशन कितना होगा वो निकालना। 10% निकालते हम। आगे मंथ क्यों लिए? क्योंकि लिख के दिया जी 10% पर एनम। जितने की मशीन है उसमें 10% डेप्रिशिएट होगा और पूरे साल में होगा। तो हमने तो यहाँ पे 2 मंथ्स ही यूज करी है, लिखा है 2 मंथ का डेप्शन लगाओ, 2 महीने यूज करी है, तो 2 महीने का डेप्शन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना आया? 500। एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 500 रुपीज टू मशीनरी अकाउंट 500। डेप्शन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 500। कौन सी ऐसी बात है, फिर से बताई जाए। सर इसमें हमें ये मेंशन करने की जरूरत नहीं कि 30,000 रुपए का था, मतलब वो एसेट ओरिजिनली पर 500 रुपए डेप्रिशिएट हुआ। नहीं, ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका एसेट का अपना अकाउंट अलग से बना हुआ होगा। मशीन का अलग अकाउंट है, मशीन का सेपरेट एंट्री हुई पड़ी होगी। उस मशीन के ऊपर हमने 10% आज कम करी वैल्यू, तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप चाहें तो नरेशन में बेशक एक्सप्लेन कर दें, being deduction charge on 30,000 rupees for 2 months at the rate of 10%.
वहां पर आप चाहे तो मेंशन कर दें। क्वेश्चन से इसका मशीन का कोई ताल्लुकात नहीं है। हमको सिर्फ यहाँ पर ये एक्सप्लेन करना है कि भाई कितनी वैल्यू कम हो गई। हमने बताया मशीन घट गई है और 500 रुपए घट गई मशीन की कीमत। और अगर हम मॉडर्न अप्रोच को यूज करें, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया है, डेबिट में लिखेंगे। और क्या एसेट घट गई? मशीन। आपको पता है एसेट डेबिट से बढ़ती हैं और क्रेडिट से घटती हैं, तो मशीन नामक एसेट घट गई इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया। ये मॉडर्न अप्रोच है। जब आपने न्यूमेरिकल्स करने, दोनों अप्रोचेस को माइंड में रख के एंट्रीज पास करनी है। चाहे तो आप एक से भी करें, पर पता आपको दोनों होनी चाहिए। और एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरेटिकली दोनों आपसे पूछे जाएंगे, बिकॉज बोथ आर इन सिलेबस। यहाँ पर अगर आप देखो तो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला आपने यूज किया है, ये कोई बहुत नया फॉर्मूला नहीं है आपके लिए। आप इंटरेस्ट इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते थे, PRT, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपने बहुत पहले से पढ़ा हुआ है, तो वही फॉर्मूला यहाँ यूज होता है। डेप्रिसिएशन इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट। जो पैसा आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया है उसी का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो आप एक तरह से। तो वही सेम फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो। प्रिंसिपल की जगह एसेट की वैल्यू, रेट क्वेश्चन में आपको गिवन है, और टाइम अगर नहीं कोई गिवन है तो 1 ईयर ले लेते हो आप। और इस क्वेश्चन में 2 मंथ्स का गिवन है तो 2 मंथ का ले लिया, 6 महीने का गिवन होता तो 6 मंथ ले लिया। यहाँ पर उसने ये हम ये नंबर ऑफ मंथ्स जो हैं, ये पलग हर बार नहीं करेंगे। ये हमेशा 2/12, 3/12 ये नहीं लेंगे। ये सिर्फ एक इसकी वजह से, पर एनम की वजह से लिया है। यहाँ पे लिख के दिया पर एनम 10% is for whole year, so we will convert this whole year into months. This 10% is for whole year, then this proportion will be charged for 2 months, which is 2. Yes, please, आप कुछ बोल रहे थे। ये से यही पूछ रहा था सर कि अगर मेंशन नहीं होगा तो देन वी विल राइट जैसे लिखा ईयरली। तो अगर वो पर एनम नहीं लगाता ना तो हम 30,000 लिखते और 30,000 का 10% लिखते और डेप्रिसिएशन का अमाउंट 3,000 निकालते और यहाँ पर 500 की जगह 3,000 लेते। उसने बोला कि ये जो है ये पूरे साल का है, तो हमने तो पूरे साल यूज ही नहीं किया, तो हमने इसको 12 से डिवाइड कर दिया। हमने कितने मंथ यूज किया था? 2 मंथ्स। तो 2 मंथ्स के लिए डिडक्शन होगा 500 रुपीज। ये मंथ तभी लेने होते हैं when PA is given. PA means annual, साल का है, so you have to convert into number of months for which you have used that asset.